Okay. So, good afternoon to all of you and welcome back in thermodynamics classes. और आप लोग ठीक ही होंगे, पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो थर्मोडायनेमिक्स एक सीक्वेंस में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुई है, उन चीजों की बात करते हुए हम आ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते हम लोग प्रॉपर्टी से लेके पढ़ते पढ़ते वर्क ट्रांसफर को पढ़ा, फिर हीट ट्रांसफर पे आए और हीट ट्रांसफर का डिटेल पढ़ के फिर हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पूरा देखा, क्या स्पेसिफिक हीट होती है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पेसिफिक हीट, ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। इन्हीं बातों को रिलेट करने के लिए, इन्हीं चीजों को, हीट और वर्क को एक साथ जब लाए जाने की कोशिश की गई तो ये थर्मोडायनामिक्स में एक नया नाम आया जिसको बाद में बोला गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि कैसे कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कैसे डेवलप हुआ है, कैसे एक सीक्वेंस मैनर में हाउ इवॉल्व्ड, कैसे वो थर्मोडायनेमिक्स में आया, कब कौन सी चीजें आई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे कि जैसे जैसे वो डेवलप हुई है वैसे वैसे उसके लॉज को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम यहां पे। तो यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो इस लॉ में आने से पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इस लॉ में पहुंचने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं, उन चीजों को दिमाग में रखिएगा। या उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक्चुअली इन जनरल आप देखेंगे तो जितने भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं वो सारे के सारे लॉ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। जो सबसे पहले बात किया गया लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो सारे के सारे जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि सारे के सारे लॉज एक्सपेरिमेंट्स से रिलेट करते हैं। यानी जितने भी लॉ हैं वो सबके सब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। किसी भी लॉ का अगर आप मुझसे कहोगे सर मुझे इसका मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको किसी भी लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे सकता हूं, मेरे पास नहीं है। मैं एक बुक को फॉलो करता हूं, दो बुक को फॉलो करता हूं, मैं पीके नाग की बात करता हूं, मैं सेंजल एंड बुल की बात करता हूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी, किसी के पास भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, अभी तक थर्मोडायनेमिक्स लॉज का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं आया है, तो जो है वही मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा, कोई ये बात नहीं करेगा कि सर हमको तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए, इसका मैथमेटिकल प्रूफ मेरे पास नहीं है। अगर आप कहें कि मैथमेटिकल प्रूफ लाइए तो मैं नहीं ला सकता हूं, यानी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात तो यह क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ओनली, देयर इज नो मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी भी थर्मोडायनेमिक लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ अवेलेबल नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो पहली चीज तो यह याद रखिएगा। सेकेंड, अगर आप बात करते हैं तो इनिशियली मैंने कहा, मेरे सेंटेंस को सुनिएगा,
इनिशियली जो फर्स्ट लॉ डेवलप किया गया है, द इनिशियली फर्स्ट लॉ डेवलप्ड फॉर ए साइकिल, इनिशियली फर्स्ट लॉ डेवलप्ड फॉर ए साइकिल, यानी सेकेंड फॉर साइकिल, फॉर साइकिल। मैंने कहा इनिशियली, मैंने यह नहीं कहा कि प्रोसेस के लिए नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन बाद में आया। पहले क्या आया? इनिशियली द फर्स्ट लॉ डेवलप्ड ओनली फॉर ए साइकिल। इनिशियली याद रखिएगा, मैंने इनिशियली बोला, मेरी बात को सुनिएगा। तो इनिशियली फर्स्ट लॉ डेवलप्ड ओनली फॉर ए साइकिल, इनिशियली द फर्स्ट लॉ डेवलप्ड ओनली फॉर ए साइकिल। ठीक है, इनिशियली फर्स्ट लॉ डेवलप, इट डेवलप फॉर ए साइकिल। जो सबसे पहले फर्स्ट लॉ डेवलप किया गया, और वो फर्स्ट लॉ सबसे पहले किसके लिए डेवलप किया गया? साइकिल के लिए डेवलप किया गया। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट लॉ गिवन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। इनिशियली पहले, अभी मैं ओपन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओपन की बात ही नहीं कर रहा हूं। इनिशियली फर्स्ट लॉ डेवलप्ड फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। किसकी बात करेगा? क्लोज्ड सिस्टम की बात करेगा। तो इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? फर्स्ट, ऑल थर्मोडायनेमिक्स लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ओनली। तो अगर आपसे कोई बात करता है, अगर आपसे कोई बोलता है, इंटरव्यू में कहता है कि ये जो लॉ है, ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, ये कहां से आए, ये कहां से मिले, तो आप कहेंगे कि ऑल थर्मोडायनेमिक्स लॉज आर डेवलप्ड बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ओनली, देयर इज नो मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉज। किसी भी थर्मोडायनेमिक्स लॉ का जो हम बात कर रहे हैं, उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, वो इनिशियली किसके लिए आया? तो आप बात करेंगे इनिशियली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप, इट डेवलप फॉर ए साइकिल। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ डेवलप किया गया, वो किसके लिए डेवलप किया गया? एक साइकिल के लिए डेवलप किया गया। साइकिल मैंने आपको बताया है, प्रोसेस भी मैंने आपको बताया है। तो इनिशियली फर्स्ट लॉ डेवलप्ड फॉर ए साइकिल। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ डेवलप किया गया, वो किसके लिए डेवलप किया गया? फॉर ए साइकिल के लिए डेवलप किया गया। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, इनिशियली द फर्स्ट लॉ गिवन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। जो सबसे पहले बात किया गया, वो किसके लिए बात किया गया? क्लोज सिस्टम के लिए बात किया गया। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल है, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। सबसे पहले शुरुआत में जो फर्स्ट लॉ दिया गया, किसके लिए दिया गया? साइकिल के लिए दिया गया, साइकिल के लिए दिया गया। और किसके लिए कहा गया? फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम के लिए कहा गया, किसी और के लिए नहीं कहा गया। इन 3 बातों को हमें ध्यान में रख के फर्स्ट लॉ की बात करनी है। अभी मैं साइकिल की बात करूंगा, मैं प्रोसेस की बात नहीं करूंगा। आप सुनिए, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक्चुअली जब फर्स्ट लॉ डेवलप करने की बात आई, 1820 के आसपास का लगभग ईयर रहा होगा, उस समय जब फर्स्ट लॉ की डेवलप की बात हुई, तो फर्स्ट लॉ के बारे में कहा जाता है, आप इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं, और जूल साहब ने दिया था, यह भी आप कहते हैं। एक्चुअली उससे पहले मेयर साहब थे, एक साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, एक मेयर साहब थे। वो इस फर्स्ट लॉ का एक नाम और है, जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी
को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओनली कन्वर्ट वन फार्म टू अनदर फार्म, केवल एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेयर साहब एक अच्छे से पब्लिशर के पास गए जो जनरल पेपर वगैरह छापते, उनसे कहा कि भैया मेरे पास ये कागज है, मेरे ये डेटा है, और ये मैं कहता हूं कि एनर्जी कंजर्व रहती है, इसको छाप दो आप। जो पब्लिशर है उसने कहा ठीक है, ओके सर। उसने मेयर साहब से कुछ क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर ठीक है, आप कहते हैं कि दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप कहते हैं मैं इसको छाप दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यह बताइए क्या इसका आपके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ है? कोई मैथमेटिकल प्रूफ है? जब उनसे पूछा गया मेयर साहब से, तो मेयर साहब ने कहा नहीं, मेरे पास इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। फिर बाद में उनसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि अच्छा ठीक है, मैथमेटिकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी नहीं है। तो पब्लिशर ने कहा कि आपके पास ना तो कोई मैथमेटिकल प्रूफ है, ना तो कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, तो सॉरी सर, अगर आपके पास दोनों में से कोई प्रूफ नहीं है तो आपका कहना मैं कैसे मान लूं कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैं इसको पब्लिश कर दूं? माय जर्नल इज रिपोर्टेड एंड विदाउट प्रूफ आई नॉट पब्लिश्ड योर रिजल्ट्स। बिना किसी प्रूफ के मैं आपके रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकता है। मेयर साहब वहां से चले गए। लगभग 10-12 साल के बाद जूल साहब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर के पब्लिशर के पास गए, पब्लिशर को दिए, बोले कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसको आप पब्लिश करिए। पब्लिशर ने कहा ओके सर। पब्लिशर ने उनसे भी वही क्वेश्चन किया। पब्लिशर ने उनसे कहा सर मैं इस काम को तो पब्लिश करूंगा, बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है? तो जूल साहब ने कहा नो आई डोंट हैव मैथमेटिकल प्रूफ। तो जब उन्होंने कहा आई डोंट हैव इस मैथमेटिकल प्रूफ, पब्लिशर ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, देन सर ये बताइए क्या आपके पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? देन जूल सेड यस आई हैव thousands number of experimental results and these results give that the law of conservation of energy। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये थाउजेंड्स रिजल्ट्स हैं, ये सब कहते हैं कि मेरे हिसाब से, इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन पब्लिशर कहता है ओके सर यू हैव एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स सो आई पब्लिश्ड योर वर्क। तभी उनका काम पब्लिश हो गया और देखते देखते विद इन 10 days जूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देने वाले जूल साहब आ गए। तब मेयर साहब ने कहा ये लो, यही बात जब मैं 10 साल पहले कह रहा था तब तो किसी ने नहीं माना, आज वही बात जूल साहब कह रहे हैं तो सभी मान रहे हैं। अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि मेयर साहब के पास ना तो मैथमेटिकल प्रूफ था, ना तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, इसलिए उनका काम पब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके साथ उनके बहुत ट्रेजेडी हुई। क्या हुआ वो कहानी बाद में, उनके नाम पर एक छोटा सा फार्मूला Cp - Cv = R, इसको मेयर का फार्मूला कहते हैं ना, तो वो उन्हीं के नाम पर मेयर फार्मूला पड़ गया, मेयर का सूत्र पड़ गया। बट जूल साहब के पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे, इसलिए उनके नाम पर इसको जूल्स लॉ भी कह दिया गया। इसको क्या कह दिया गया? जूल्स लॉ कह दिया गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। इसका दूसरा नाम है जूल्स लॉ, इसका दूसरा नाम है जूल्स लॉ क्योंकि जूल साहब ने इसको दिया था, और इसी का
इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है, उसको ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ भैया, एनर्जी एक आत्मा है। जो कहते ना आत्मा निकल गई, शरीर मरती है, आत्मा मरती नहीं है। तो जो एनर्जी है वो आत्मा भी एक एनर्जी है। आप खत्म हो गए तो आपकी आत्मा निकल के दूसरे में चली गई, दूसरे ने जन्म ले लिया। इसका मतलब आत्मा ना तो मरती है ना तो कुछ होता है, वो जैसे है वैसे रहती, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वही काम एनर्जी का है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि ना तो एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन थर्मोडायनेमिक्स इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात किया, तो मैंने कहा तीन चीजें याद रखिएगा। इंटरव्यू में वाइवा में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि ऑल थर्मोडायनेमिक्स लॉज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ये सब के सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं। जो इनिशियली फर्स्ट लॉ डेवलप हुआ है, वो फर्स्ट लॉ किसके लिए डेवलप हुआ? साइकिल के लिए डेवलप हुआ है। इनिशियली द फर्स्ट लॉ इज डेवलप ओनली फॉर ए साइकिल। इनिशियली, बाद में प्रोसेस के लिए आया, अभी हम आगे देखेंगे। इनिशियली द फर्स्ट लॉ इज डेवलप ओनली फॉर ए साइकिल। सबसे पहले फर्स्ट लॉ किसकी बात करेगा? साइकिल की बात करेगा, एक साइकिल के लिए बात करेगा, ठीक है। एंड द इनिशियली द फर्स्ट लॉ गिवन फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। हम ओपन सिस्टम की बात अभी कर ही नहीं रहे, हमको कोई बात नहीं करनी, बाद में आएगा तो देखेंगे। बट अभी हम किसके लिए बात करेंगे? फर्स्ट लॉ फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। तो 3 पॉइंट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर बेस्ड है, फॉर ए साइकिल की बात करेंगे, क्लोज सिस्टम की बात करेंगे, और इसी के बेसिस पर अगर मैं बात करूं द स्टेटमेंट ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है। जैसे यहां आपसे वाटर आया, ठीक है, पेनी स्टेक है तो वाटर रिजर्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी है, टरबाइन में पड़ी, टरबाइन से जब इसने चेंज किया तो मैकेनिकल एनर्जी मिली, मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाद में रेजिस्टेंस कॉइल के थ्रू हीट एनर्जी में फिर से कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी इज कंजर्व, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देन बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद, दिस इज द फर्स्ट लॉ का आल्सो स्टेटमेंट है, बट मेन स्टेटमेंट में हम फॉर ए साइकिल के लिए जस्ट आगे बात करने वाले हैं, जरा देखिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड nor destroy, however it convert from one form to another form. This is the law of conservation of energy. This is law of conservation of energy. अब अगर आप बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इसी को मैंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी का एक नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? जो स्टेटमेंट की बात करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट के हिसाब से कहेंगे, मैंने कहा 3 बातें याद रखना, 3 बातें याद रखना। क्या? जो पहला स्टेटमेंट आया फर्स्ट लॉ के लिए, पहली चीज तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, दूसरी चीज वो क्लोज सिस्टम की बात करेगा, तीसरी चीज वो साइकिल की बात करेगा। तो फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम इसका स्टेटमेंट क्या आएगा? इसका
स्टेटमेंट क्या आएगा? फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडर, एक साथ कर दीजिएगा, गोइंग ए साइकिल, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडर गोइंग ए साइकिल, द नेट हीट ट्रांसफर is equal to net work transfer. Net heat transfer is equal to net work transfer. यानी कहने का मतलब है द स्टेटमेंट ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द स्टेटमेंट ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या मीनिंग है? द स्टेटमेंट ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको 3 बातें याद रखाई। मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, मैंने कहा फॉर ए साइकिल के लिए सबसे पहले आया, मैंने कहा फॉर ए क्लोज सिस्टम के लिए सबसे पहले बात किया गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम। ये देखिए, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। कहने का मतलब आप स्टेटमेंट से समझिए, मैंने 3 चीजें बताई थी, उन्हीं से देख लीजिए। मैंने कहा था पहले क्लोज सिस्टम के लिए आया है, साइकिल के लिए आया है, एनर्जी कंजर्व है, मतलब जो हीट ट्रांसफर होगा वो वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। नेट का मतलब कंप्लीट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू कंप्लीट वर्क ट्रांसफर। कंप्लीट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू कंप्लीट वर्क ट्रांसफर। मैंने कहा कि इसी स्टेटमेंट को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, जूल्स लॉ भी कहा जाता है, पेडल रूल भी कहा जाता है, क्योंकि जूल साहब ने एक पेडल रूल लिया था, उसमें पेडल से भी हीट डाला था, पेडल घुमाया था तो उतनी टेम्परेचर बढ़ गया था, हीट सप्लाई किया था तो उतना टेम्परेचर बढ़ गया था। कहने का मतलब है वो पेडल रूल है, उस पर बहुत डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है कि पेडल रूल क्या है अलग अलग बनाने की। तो कहने का मतलब है इसी को जूल स्टेटमेंट भी कहा जाता है आफ्टर फेमस पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेट का मतलब हुआ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। नेट का मतलब हुआ सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। कहने का मतलब है फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेट का मतलब टोटल यानी समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर। अब देखिए दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर ए साइकिल। एक साइकिल के लिए वैलिड है, एक साइकिल के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ए साइकिल। ए साइकिल वैलिड फॉर एनी साइकिल। एनी का मतलब समझते हैं, वैलिड फॉर एनी साइकिल। एनी साइकिल का मतलब वो रिवर्सिबल साइकिल हो
या इर्रिवर्सिबल साइकिल हो, दोनों के लिए यहां पे कहीं पर भी मैंने रिवर्सिबल या इर्रिवर्सिबल की बात नहीं किया। कहीं पर भी मैंने यह नहीं लिखा कि प्रोसेस मस्ट बी या साइकिल मस्ट बी रिवर्सिबल। इसका मतलब कि द समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W वैलिड फॉर एनी साइकिल, वैलिड फॉर एनी साइकिल। एनी साइकिल का मतलब हुआ, एनी साइकिल का मतलब हुआ साइकिल में बी रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल में बी रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल। साइकिल रिवर्सिबल भी हो सकता है, साइकिल इर्रिवर्सिबल भी हो सकता है। दोनों के लिए यह इक्वेशन वैलिड होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम undergoing a cycle, the summation of heat transfer, the summation of heat transfer is equal to summation of work transfer. But this equation is valid only for any cycle, any cycle, only for cycle. कोई भी साइकिल हो, वो रिवर्सिबल हो सकता है, वो इर्रिवर्सिबल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यानी चाहे वो रिवर्सिबल साइकिल हो, चाहे वो इर्रिवर्सिबल साइकिल हो, दोनों के लिए यह इक्वेशन वैलिड होगा। अब आप बताइए, अगर ये फर्स्ट लॉ दोनों में से किसी के लिए भी वैलिड होगा फॉर ए साइकिल, तो इससे जो इक्वेशन आगे निकलेंगे वो भी रिवर्सिबल के लिए या इर्रिवर्सिबल के लिए वैलिड होगा। यानी जो दोनों के लिए वैलिड होगा, उससे जो बाहर निकलेगा वो भी दोनों के लिए वैलिड होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर हम उसमें कोई चेंज ना करें तो। बात समझ में आई? मींस द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, याद रखिएगा, इसके नाम फिर से बता रहा हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आल्सो नोन एज जूल्स स्टेटमेंट और पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड द स्टेटमेंट इज नथिंग बट फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम किसके लिए सबसे पहले आया? साइकिल के लिए आया, क्लोज सिस्टम के लिए आया। तो फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। अब इस नेट हीट ट्रांसफर और नेट वर्क ट्रांसफर का क्या मतलब है? इस नेट हीट ट्रांसफर या नेट वर्क ट्रांसफर का क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? कहने का मतलब है, जरा देखिए कि अगर मैं मान लीजिए यहां पे कुछ भी मैं ले लूं, P है, V है, नथिंग इट्स, कोई एक प्रोसेस है, यस, देखिए ये है 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 1 गया, यानी ये साइकिल हुआ। जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो वो साइकिल है, ये एक साइकिल है। अब अगर इस साइकिल में मैं मान लूं, इस साइकिल में अगर मैं मान लूं कि इस साइकिल में ये जो प्रोसेस 1 to 2 है, इसमें एनर्जी जब प्रोसेस होगा तो दो ही चीजों से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एक हीट के मोड में, दूसरा वर्क के मोड में। तो अगर यहां से 1 से 2 पे गया तो जो हीट है वो Q12 हो गई, जो वर्क है वो W12 हो गया, W12 हो गया, यानी हीट ट्रांसफर Q12, वर्क ट्रांसफर W12, वर्क ट्रांसफर W12 मान लेते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। 2 से 3 पे आया तो हीट ट्रांसफर Q23, वर्क ट्रांसफर W23, वर्क ट्रांसफर W23। 3 से 1 पे आया, जब इनिशियल और फाइनल सेम हो गए, इसका मतलब ये साइकिल है, इसका मतलब ये साइकिल है। 3 से 1 पे आया, हीट ट्रांसफर Q31, वर्क ट्रांसफर W31, हीट ट्रांसफर Q31, वर्क ट्रांसफर W31। अब आपको मैंने ये बताया है,
अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है तो पॉजिटिव वर्क होगा। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है तो वर्क को पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम पर काम किया जाता है तो हम वर्क को निगेटिव लेंगे, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको पॉजिटिव हीट कंसीडर करते हैं। सिस्टम से हीट बाहर लेते हैं, सिस्टम से हीट बाहर लेते हैं, जब सिस्टम से हीट हमने निकाला तो उसको नेगेटिव हीट कंसीडर करते हैं। यह बात मैंने आपको बताई है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा भाई ये साइकिल है, तो इस साइकिल के लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। समेशन ऑफ क्यू का मतलब Q12 प्लस Q23 प्लस Q31 इज इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W31। W12 इज इक्वल टू W12 प्लस W23 प्लस W31। अब इसमें से विथ साइन लेना है। अब इसमें से अगर आपको मान लो हम ये मान लें कि जो प्रोसेस 223 है, इस प्रोसेस में हीट सिस्टम से सराउंडिंग पे बाहर जा रही है। इसका मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में बाहर जाएगी तो Q23 निगेटिव हो जाएगा, तो यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अगर मान लीजिए प्रोसेस 321 पे हमें काम करना पड़ रहा है सिस्टम के अंदर, इसका मतलब W31 निगेटिव होगा, तो यहां W31 की वैल्यू निगेटिव के साथ पुट कर देंगे। कहने का मतलब है कि जो भी साइन कन्वेंशन आएगा उसके साथ उसकी वैल्यू को पुट करना है। आप ये देखिए कि जो भी साइकिल है उस साइकिल में हीट का ट्रांसफर सिस्टम में हो रहा है तो पॉजिटिव के साथ रखिए, हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है तो निगेटिव वैल्यू रख दीजिए, हीट का ट्रांसफर सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है तो निगेटिव वैल्यू रख दीजिए, हीट वर्क बाय द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव रख दीजिए, वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है तो निगेटिव रख दीजिए, तो निगेटिव रख दीजिए। ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। ये मैंने आपको ये साइकिल लेके बताया। इस साइकिल में जो प्रोसेसेस है, इस साइकिल में जो प्रोसेसेस है उन प्रोसेस में दिखाया गया है, उन प्रोसेस में दिखाया गया है 1 से 2 पे जाने पर इतना हीट का ट्रांसफर हुआ। मैंने पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं बताया, अगर वो क्वेश्चन में बताएगा तो आप वहां से ले लीजिए, भाई यहां से इतना हीट इतना वर्क, इतना हीट इतना वर्क, इतना हीट इतना वर्क, तो समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। और ये इक्वेशन कब लगेगा? जब वो साइकिल होगा, जब वो साइकिल होगा, क्लोज सिस्टम होगा। ठीक है, अगर वो क्लोज सिस्टम है, साइकिल है, तो फिर इस इक्वेशन का यूज करेंगे, और चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। देखिए ब्यूटी देखिए थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ निकल के आया था, वो फर्स्ट लॉ निकल के आया किसके लिए? एक साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए। और साइकिल के लिए ही कहा गया कि अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है, अगर वो साइकिल है, तो समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू होगा। मतलब इस इक्वेशन का यूज वहीं करेंगे जहां हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हो, किसी और की बात
नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर साइकिल की बात करना चाहते हो तो फिर आप समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W की बात करिए। वो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, यह मैटर ही नहीं करता है। यह मैटर करता है कि वो साइकिल है कि नहीं है। तो दिस इज द स्टेटमेंट। सबसे पहले मैंने कहा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया वो किसके लिए आया? एक साइकिल के लिए आया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकाला गया, एक साइकिल के लिए बात की गई। ठीक है, एक क्लोज सिस्टम के लिए बात किया गया। तो फॉर इसीलिए लिखा गया फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है, इनको अंडरलाइन किया है। क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। एंड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल बोथ, फॉर वैलिड for reversible and irreversible cycle both। रिवर्सिबल साइकिल के लिए भी वैलिड होगा, इरिवर्सिबल साइकिल के लिए भी वैलिड होगा, बट वो साइकिल होना चाहिए बस। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल। किसके लिए? फॉर ए साइकिल, फॉर ए साइकिल। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल बोथ। चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W। यहां तक क्लियर हुआ? क्लिस्टर क्लियर आर नॉट? क्लिस्टर क्लियर आर नॉट? आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन तो बता पाएंगे ना? आपको कोई कंफ्यूज करना चाहे तो कंफ्यूज मत होना। समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W किसके लिए है? तो गलती से कभी मत कहना प्रोसेस के लिए है। किसके लिए है? साइकिल के लिए है। साइकिल सामने वाला कहेगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बोलना बोथ, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, दोनों के लिए है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसेस वो साइकिल रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, लेकिन वो प्रोसेस के लिए नहीं है, प्रोसेस के लिए नहीं है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का साइकिल जो फर्स्ट लॉ आया वो एक साइकिल के लिए आया था, एक क्लोज सिस्टम की बात किया था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे बात किया था, और इसीलिए समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W साइकिल के लिए ही होगा, किसी और के लिए वैलिड नहीं होगा। बात समझ में आ गई? याद रखिएगा, ये इंटरव्यू वगैरह में बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं। एक सीक्वेंस से देखेंगे हम क्या ब्यूटी है, साइकिल से कहां पे पहुंच गए, फिर देखते हैं अपने आप आगे की चीजें आपको क्लिस्टर क्लियर होंगी। तो दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप देख लीजिएगा, हीट इन हो रही है कि बाहर जा रही है, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है कि सिस्टम पे काम हो रहा है। जब सिस्टम के द्वारा काम हो तो पॉजिटिव रखना, जब सिस्टम पर काम हो तो निगेटिव रखना, जब हीट इन हो तो पॉजिटिव रखना, जब हीट आउट हो तो निगेटिव रखना, जब हीट आउट हो तो निगेटिव रखना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब इस फर्स्ट लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, इफेक्ट की बात करते हैं, इसके कैरेक्टर की बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट लॉ है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, याद रखिएगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉन्सिक्वेंसेस यानी इफेक्ट और रिजल्ट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक साइकिल के लिए हमने निकाला है, अब उसके इफेक्ट देखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि क्या इफेक्ट हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक एक को देखेंगे और देखेंगे कि क्या ब्यूटी है थर्मोडायनेमिक्स की, कैसे ये डेवलप हुआ है सब्जेक्ट, कैसे ये डेवलप हुआ है,
कैसे हम पहले एक साइकिल की बात करते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें खुद ही साइकिल से प्रोसेस पे पहुंच जाते हैं, तब देखते हैं कि यार ये था, इसको कहते हैं प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। अभी तक हम क्या करते थे, किसको कहते हैं, कहां से आया, बात ही नहीं कर पाते थे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आपके सामने वैसे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुआ है, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। बस ध्यान से देखिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉन्सिक्वेंसेस में फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, जो पहला कॉन्सिक्वेंस है, अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने पढ़ा है, अभी तक जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है, वो हमने क्या पढ़ा है, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी चीज जो पाथ फंक्शन है। क्या पढ़ा है, वर्क ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के दो चीजें पढ़ा है, एक को कहा था हीट ट्रांसफर, एक को कहा था वर्क ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर को हमने देख लिया कि कैसे पाथ फंक्शन है, लेकिन हीट ट्रांसफर को हमने नहीं देखा अभी तक कि वो कैसे पाथ फंक्शन है। अब उसको देखेंगे कहां पर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और यहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम कहेंगे कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। तो जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है, जो फर्स्ट रिजल्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो हमें यही प्रूफ करके देगा। आज के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जो हीट और वर्क थे, इनमें से हीट वर्क को हमने पढ़ लिया था कि पाथ फंक्शन है, तो अब जरा हीट को भी पढ़ लिया जाए कि हीट भी पाथ फंक्शन है, और वो आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि अभी तक मेरे पास जो अवेलेबल है, अभी तक मेरे पास जो अवेलेबल है, वो क्या अवेलेबल है, अभी तक जो मेरे पास अवेलेबल है, वो अवेलेबल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल। तो सबसे पहले अगर मुझे फर्स्ट लॉ लगाना है इसको पाथ फंक्शन प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे एक साइकिल बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक साइकिल बनाना पड़ेगा। तो ठीक है भैया, एक साइकिल बना लेते हैं। वो साइकिल रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2। हम पॉइंट 1 से चले 2 की तरफ, 2 से वापस आए 1 की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे? 2 से चले 1 की तरफ, 1 से चले 2 की तरफ। इसका मतलब ये जो पॉइंट 1 है, ये जो पॉइंट 2 है, हम यहां से चले थे, इधर की तरफ गए हैं और वापस यहां चले आए, यानी जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। इसका मतलब हमारे पास 1A2B1 एक साइकिल है, 1A2B1 एक साइकिल है ना? 1A2B1 एक साइकिल है। अब अगर 1A2B एक साइकिल है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W। यही तो पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर मैं मान लूं कि जो 1A2 है, इससे जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो dQ हो रहा है। भाई अभी तक मुझे नहीं पता कि dQ पाथ फंक्शन है, तो इसलिए मैं d ही लिख रहा हूं। dQ 1A2, dQ 1A2 प्लस dQ कौन सा प्रोसेस है, 2B1 इज इक्वल टू जो
हीट ट्रांसफर है, मुझे नहीं पता कि ये पाथ फंक्शन है, तो इसलिए मैंने अभी dq लिखा है। लेकिन वर्क ट्रांसफर तो मुझे पता है ना ये पाथ फंक्शन है। भाई वर्क ट्रांसफर तो पता है, तो मान लो 1A2 में जो वर्क का ट्रांसफर हुआ वो डेल डब्ल्यू 1A2 प्लस डेल डब्ल्यू या डी डैश डब्ल्यू 2B1, यही होगा। मैंने ये एज्यूम किया कि यहां से 1A2 तक जाने में जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो dq 1A2 हुआ, और जो वर्क ट्रांसफर हुआ वो डेल डब्ल्यू 1A2 हुआ। 2 से 1 तक वापस आने में जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो dq 2B1 हुआ, जो वर्क का ट्रांसफर हुआ डेल डब्ल्यू 2B1 हुआ। यानी इसमें जो हीट और वर्क का इंटरेक्शन है वो डेल q 1A2 और डेल डब्ल्यू 1A2 है, और इसमें जो हीट और वर्क है तो dq 2B1 और डेल डब्ल्यू 2B1 है। अगर ये एक साइकिल है तो समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w फॉर ए साइकिल। एक साइकिल के लिए समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w होगा, समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w होगा। चल, ये तो एक साइकिल की बात हमने कर लिया। अब मैं एक साइकिल और बनाता हूं, एक साइकिल और बनाता हूं, और वो साइकिल क्या बनाता हूं? देखिए, एक साइकिल था 1A2B1 1A2B1। अब दूसरा साइकिल मैंने बना दिया 1A2C1। सेकेंड साइकिल जो बना वो बना 1A2C1, सेकेंड साइकिल, दूसरा साइकिल बन गया। अब इस दूसरे साइकिल के लिए भी मैं क्या लगा दूं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइकिल, क्योंकि साइकिल के लिए है, प्रोसेस के लिए तो मेरे पास है नहीं अभी। तो जब साइकिल के लिए है और 1A2C1 एक साइकिल है तो इसके लिए लगा दो भैया। इसके लिए जब लगाओगे तो क्या होगा? dq 1A2 प्लस dq 2C1 इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू 1A2 प्लस डेल डब्ल्यू 2C1 होगा भाई। समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w। पहले साइकिल के लिए ये मिला, दूसरे साइकिल के लिए ये मिला। पहले साइकिल के लिए समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w, दूसरे साइकिल के लिए समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w। मेरे पास पहला साइकिल ये था, दूसरा साइकिल ये था। इन दोनों साइकिल से मैंने दोनों साइकिल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, और जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया तो देखा कि समेशन ऑफ q इज इक्वल टू समेशन ऑफ w से पहले से मिला। भाई पहले में मैंने यह एज्यूम किया कि इस प्रोसेस में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो डेल q यानी dq 1A2 और डेल w 1A2 हो रहा है। ऐसे ही इस प्रोसेस में, ऐसे इस प्रोसेस में। तो इसलिए यहां से दोनों के प्रोसेस का हीट ट्रांसफर, दोनों के प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर, तभी साइकिल कंप्लीट होगा। दोनों के प्रोसेस का हीट ट्रांसफर, दोनों के प्रोसेस का वर्क ट्रांसफर, तभी साइकिल कंप्लीट होगा। तो यह हुआ पहले साइकिल के लिए और यह हुआ दूसरे साइकिल के लिए।
अब जरा इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए, घटा दो। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे, जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो यहां पे लगाएंगे माइनस, यहां पे लगाएंगे माइनस, यहां पे लगाएंगे माइनस, यहां पे लगाएंगे माइनस। चारों जगह माइनस माइनस आ गया, चारों जगह माइनस माइनस आ गया। अब जरा देखिए, दिस इज द dq1a2 डिवाइडेड बाई dq1a2, यानी दोनों चीजें सेम हो गई, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो कैंसिल आउट। del w1a2 del w1a2 दोनों चीजें एक ही हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट। इतना तो मैथ आप जानते हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या मिला, जो मुझे मिलने वाला है वो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे मिला dq2b1 माइनस dq2c1 इज इक्वल टू del w 2b1 माइनस del w 2c1। यह इक्वेशन मिल गया, यह इक्वेशन मुझे मिल गया। इस इक्वेशन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस इक्वेशन तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो दोनों प्रोसेस हैं, इनको जरा मैं यहां दिखाता हूं। जो अलग हैं, जो अलग हैं उनको यहां दिखाते हैं, जो सेम है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो दोनों अलग हैं उनको जरा यहां दिखा देता हूं, ठीक है भाई। मेरे पास ये 0.2 था, ये 1 है, चलो ये 0.2 है, ये 1 है। एक है 2b1, दूसरा है 2c1, एक है 2b1, दूसरा है 2c1। अब मुझे बताओ, ये जो 2b1 है और 2c1 है, ये जो 2b1 है और 2c1 है, अगर मैं इनका वर्क देखूं भाई, यहां से यहां तक का वर्क, एंड पॉइंट्स तो सेम है, एंड पॉइंट्स तो सेम है। जो 2b1 का वर्क है, जो 2b1 का वर्क है, उसको डिनोट करेंगे del w 2b1, del w 2b1। और जो 2c1 का वर्क है उसको डिनोट करेंगे del w 2c1। 2b1 एंड 2c1 जब इनको देखोगे आप, तो 2b1 में 2b1 में 2 1 2 1, यानी दिस इज द 1, दिस इज द 2। 2b1 में और 2c1 में दोनों के एंड पॉइंट सेम है, दोनों के एंड पॉइंट सेम है। जो एक भाई दोनों का 2 है, दोनों का 1 है, तो दोनों के एंड पॉइंट सेम है। एक के बीच में एक बी वाला है, दूसरा सी वाला है, यानी एक बी वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, दूसरा सी वाले पाथ को फॉलो कर रहा है। तो क्या ये दोनों वर्क del w 2b1 और del w 2c1
बराबर होंगे क्या? बराबर होंगे क्या? 2b1 का पाथ ये है, 2c1 का पाथ ये है, और यही प्रोसेस जितना एरिया कवर करता है वही वर्क है। तो इसका वर्क तो इतना हो गया, इस ऊपर वाले का वर्क इतना और हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक कर्व अलग अलग है, 2b1 एक कर्व है, 2c1 दूसरा कर्व है, दोनों कर्व अलग अलग हैं, तो वर्क जो कर्व अलग अलग है तो पाथ अलग अलग है। और हमने पढ़ा है कि अगर पाथ अलग अलग है तो वर्क ट्रांसफर जो है वो पाथ फंक्शन है। अगर पाथ अलग अलग होंगे तो क्या होगा? पाथ अलग अलग होंगे तो वर्क ट्रांसफर भी अलग अलग होगा। इसका मतलब द वर्क ट्रांसफर इन 2b1 इज नॉट इक्वल टू वर्क ट्रांसफर इन 2c1, क्योंकि यह कम एरिया कवर करेगा, यह कम एरिया कवर करेगा, 2c1 वाला ज्यादा एरिया कवर करेगा। इसलिए 2b1 इज नॉट इक्वल टू 2c1 होगा, क्योंकि दोनों पाथ अलग अलग हैं। तो दोनों वर्क अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? बस अगर दोनों पाथ अलग अलग हैं एंड वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, वर्क ट्रांसफर इज नॉट ए पॉइंट फंक्शन, एंड पॉइंट तो सेम है लेकिन ये पाथ अलग अलग हैं। जब पाथ अलग अलग हैं तो वर्क ट्रांसफर दोनों के क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जब वर्क ट्रांसफर अलग अलग हो गए, क्योंकि पाथ अलग अलग हैं तो एरिया अलग अलग होगा, एरिया अलग अलग होगा तो वर्क ट्रांसफर अलग अलग होगा। इसका मतलब 2b1 का वर्क ट्रांसफर 2c1 के वर्क ट्रांसफर से अलग होगा, 2b1 का वर्क ट्रांसफर 2c1 के वर्क ट्रांसफर से अलग होगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि पाथ अलग तो वर्क ट्रांसफर अलग। तो 2b1 इज नॉट इक्वल टू 2c1। इफ 2b1 इज नॉट इक्वल टू 2c1, इसका मतलब डेल w 2b1 माइनस डेल w 2c1 नॉट इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते तब तो 0 के बराबर होता। जब ये बराबर नहीं है तो इनका सब्सट्रैक्शन कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि dq 2b1 माइनस dq 2c1 इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यहां मैंने 0 नॉट इक्वल टू 0 लिखा, तो इन दोनों का माइनस, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों 0 के बराबर नहीं हो सकते। मतलब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब dq 2b1 इज नॉट इक्वल टू dq 2c1। भाई अगर अब मैं इसको उधर भेज दूं तो dq 2b1 इज नॉट इक्वल टू dq 2c1। dq 2b1 इज नॉट इक्वल टू dq 2c1। क्लियरली देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको मैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हमें यह मिला कि जो dq 2b1 है वो dq 2c1 के बराबर नहीं है। अगर dq 2b1 dq 2c1 के बराबर नहीं है, इवन दो 2 यहां है, 2 यहां है, 1 यहां है,
1 यहां है, यानी 2 और 1 दोनों में सेम है। दो द इंड पॉइंट्स आर सेम, दो द इंड पॉइंट्स आर सेम, इंड पॉइंट दोनों के सेम है, इंड पॉइंट दोनों के सेम है, फिर भी जो हीट का ट्रांसफर है 2B1 का वो इक्वल नहीं है हीट ट्रांसफर 2C1 के। जो 2B1 है इसका जो हीट ट्रांसफर dQ है वो इसके बराबर नहीं है। अगर ये इसके बराबर नहीं है, इंड पॉइंट तो सेम है, अगर ये इंड पॉइंट सेम है, अगर ये बराबर होता, अगर इंड पॉइंट दोनों के बराबर हो गए, अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाए तब तो वो इंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा। अगर इंड पॉइंट सेम होने के बाद भी वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, अगर वो दोनों आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब dQ उन पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, उन पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब dQ जिस रास्ते से आया उस रास्ते पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब dQ जिस रास्ते से आया उस रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, यानी पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब वो इंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर वो इंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो फिर वो प्रोसेस पे यानी पाथ पे डिपेंड कर रहा है। 2B वाले का अलग हो गया, C वाले का अलग हो गया। अगर वो प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जब इंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सिस्टम की स्टेट नहीं है। अगर वो सिस्टम की स्टेट नहीं है इसका मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब इफ dQ is not depends on the end point then it is not a property of the system, it depends on the path, so it is a path function। क्या होगा? It is a path function। और अगर ये पाथ फंक्शन हो गया तो सबसे पहले अब देखिए इसका मतलब ये इंड पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इफ इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंड पॉइंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, देन इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट इज पाथ फंक्शन, इट इज पाथ फंक्शन। यानी हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं है, जबकि इंड पॉइंट सेम है तो फिर ये इंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये इन दोनों पाथ पे डिपेंड करता है। अगर ये पाथ पे डिपेंड करता है तो ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ये पाथ पे डिपेंड करता है तो पाथ फंक्शन होगा। और अगर पाथ फंक्शन होगा तो कभी डी नहीं लिखेंगे, डी डैश लिखेंगे, कभी डी नहीं लिखेंगे, डी डैश लिखेंगे। इसलिए हर जगह हमें क्या बनाना पड़ेगा? डी डैश बनाना पड़ेगा। हर जगह हमें क्या बनाना पड़ेगा? डी डैश बनाना पड़ेगा। इस तरह या तो डी डैश या तो डेल लिखिए। यानी यहां से हमने ये देखा, यहां से फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस से देखा जो हीट ट्रांसफर है वो हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है, वो पॉइंट फंक्शन नहीं है। अगर वो पॉइंट फंक्शन नहीं है तो वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट है, पॉइंट डिपेंडेंट नहीं है। तो इट्स प्रूव दैट हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन, क्योंकि इन दोनों अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग हीट ट्रांसफर है। इसलिए कहेंगे फॉर 2B1 एंड 2C1 दो द इंड पॉइंट्स आर सेम, हीट ट्रांसफर इज डिफरेंट, सो हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर क्या है? पाथ फंक्शन होगा। अभी इसके आगे हीट ट्रांसफर में और बहुत से पॉइंट्स हैं। अभी इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन इसमें और पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा इसको आगे ले चल के मैं इसके आगे की चीजें इससे रिलेट करके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तब आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट इसके बाद एक ब्रेक के बाद
इसके आगे के लेक्चर में इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं, और मैं इसको आपको पाथ फंक्शन प्रूफ कर दिया हूं। किसी को कंफ्यूजन होगा तो बताएंगे मुझको, ठीक है। इसके आगे की चीजें जस्ट इस लेक्चर के बाद इसके आगे की चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को अभी यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे की बातें जस्ट इसी स्लाइड से शुरू करेंगे, इसी स्लाइड से शुरू करेंगे इसके आगे का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। ओके, थैंक यू।